गुड मॉर्निंग टू क्लास 9th। आज हम टॉपिक 5.3 राजनीतिक कार्यपालिका पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। राज्यसभा हमारा ऊपरी सदन है और लोकसभा निम्न सदन है, और लोकसभा के अधिकार पढ़े थे यहाँ पर। ठीक है भाई, तो इन सब को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, लिख लेना। अब हम आगे करते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका। जिस सरकारी आदेश से हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी, क्या आपको वह याद है या भूल गए? उसमें मैंने पढ़ा था कि जिस अधिकारी ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, उसने यह फैसला स्वयं नहीं किया था। उसने यह फैसला नहीं किया था, यानी ये फैसला किसने किया था? ये फैसला करने की लंबी प्रक्रिया है। जिसने उस पर साइन किए थे, उस व्यक्ति ने ये फैसला मंडल आयोग वाला नहीं किया था। वह किसी और के द्वारा किए गए नीतिगत फैसले यानी फैसला तो किसी और ने किया था, उसको सिर्फ वो लागू करना था, इसलिए वो साइन कर रहा था। इस फैसले को करने में हमने प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच की, उसको देखा। हम यह भी जानते हैं कि वे यानी हमारे प्रधानमंत्री भी ये फैसला नहीं कर सकते जब तक उन्हें लोकसभा का समर्थन प्राप्त नहीं होता। यानी लोकसभा में जब तक लोकसभा की टोटल 545 सीट है और इसमें से कम 273 सीट नहीं आ जाती, यानी लोकसभा का समर्थन तभी मिलेगा जब उनको 273 सीट कम से कम हो, आ जाएं, प्राप्त हो जाएं, चाहे गठबंधन से हो चाहे कैसे भी हो। कम से कम इतने सीट हों तो हम कहेंगे कि लोकसभा का समर्थन प्राप्त है। इसका मतलब यह है कि वे केवल संसद की मर्जी को लागू कर रहे थे। इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न सत्रों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोज़मर्रा के फैसले करते हैं, यानी डेली के डेली फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारी के फैसले को इस्तेमाल कर रहे हैं। जनता द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों को इस रूप में लागू कर रहे हैं, यानी बहुत से छोटे मोटे अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो हर दिन डेली कुछ ना कुछ डिसीजन निकालते हैं। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों को इस रूप में पेश कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है, यानी सारे जो अधिकारी होते हैं इनको हम कार्यपालिका के रूप में जानते हैं। सरकार, आगे चलते हैं अभी। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से आता है। तो ये छोटी सी परिभाषा है भी, कार्यपालिका क्या है। अब है राजनैतिक और स्थायी कार्यपालिका। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। एक विशेष अवधि तक जनता द्वारा चुने हुए लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। एक विशेष अवधि तक जनता द्वारा चुने हुए लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। ये राजनीतिक व्यक्ति बड़े फैसले करते हैं। उन लोगों को जिन्होंने इन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया है, उन्हें प्रशासनिक सेवक या कार्यपालिका कहा जाता है। यानी स्थायी कार्यपालिका में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो कोई ना कोई टेस्ट पास करके प्रोसीजर के द्वारा आईएएस या और बड़े अधिकारी के रूप में नियुक्ति जिनकी हुई है, और जो अस्थायी उनको कहा जाता है जो कि एमपी और एमएलए बनते हैं। ये 5 साल के बाद फिर दोबारा चुनाव होता है इनका। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है दोनों में। लोक सेवाओं में, यानी यूपीएससी कह सकते हैं हम, लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या सिविल नौकर या नौकरशाह कहते हैं। ये सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बाद भी अपने पदों पर बने रहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं।
और रोज़मर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका की गैर राजनीतिक कार्यपालिका से अधिक अधिकार क्यों प्राप्त हैं? यानी राजनीतिक कार्यपालिका को गैर राजनीतिक कार्यपालिका से ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है? इसका कारण यहाँ से स्टार्ट होता है। मंत्री को जानना और उसकी ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार है। ये किसकी भी? जनता की बात बताई गई है। मंत्री को जनता जानती है और उन्हीं की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है, क्योंकि जनता ही उसे चुनती है। यह उन लोगों के प्रति अपने द्वारा किए गए फैसलों के परिणाम के प्रति उत्तरदायित्व होता है। यानी इसने जो फैसले किए हैं उन फैसलों के प्रति जो परिणाम आएगा उनके प्रति ये जवाबदेह होता है। इसी कारण सारे फैसले मंत्री ही लेता है। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती। यानी हम जैसे सूचना और प्रसारण मंत्री हमारे रविशंकर प्रसाद, या हम ये कह सकते हैं कि इनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, ये नहीं हो सकता भी, ऐसा संभव नहीं है। जैसे हमारे क्या कहें शिक्षा मंत्री, ये बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस विभाग का कोई मंत्री हो उसका एक्सपर्ट होता है कोई मंत्री, गलत। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री जो है विशेषज्ञों की सलाह लेता है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं और फिर मंत्री उनमें से एक चुन लेता है। ऐसा वास्तव में हर बड़े संगठन में होता है। विशेषज्ञ नहीं बल्कि वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं जो पूरे मामले को अच्छी तरह समझते हैं। व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। विशेषज्ञ केवल रास्ता दिखाते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। अब है भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इस देश में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता। यानी प्रधानमंत्री कौन चुनते हैं? प्रधानमंत्री को हमारे द्वारा चुने गए एमपी चुनते हैं। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। वह मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। वह जब तक चाहे अपने पद पर रह सकता है, जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के पश्चात उसकी सलाह से, किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्री आमतौर पर उस पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। मंत्रियों को चुनने में प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है बशर्ते वे संसद सदस्य हों। यानी कंडीशन क्या है? एमपी होने चाहिए तभी मंत्री बनेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है जो संसद सदस्य न हो लेकिन उसे मंत्री बना दिया जाता है। ये प्रधानमंत्री की इच्छा पर डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद के सदस्य न हो, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। अब मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है इसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें लगभग अलग अलग सत्रों के 60 से 80 मंत्री होते हैं। अब देखो भी कैबिनेट मंत्री क्या है?
आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं, सीनियर लीडर होते हैं ये। जो भी पार्टी सत्ता में हुई या गठबंधन से अगर सरकार बनी है तो उसके सीनियर लीडर्स होते हैं। इनके पास प्रमुख मंत्रालयों का भार होता है। इनके पास प्रमुख मंत्रालय होते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप इनको। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 20 मंत्री शामिल होते हैं। फिर स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री आमतौर पर छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। ये छोटे विभाग जो होते हैं ना, उनके मंत्री होते हैं, और अगर इनको बुलाया जाता है तो कैबिनेट की मीटिंग में आते हैं, नहीं तो नहीं। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े रहते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो ये सारे याद करने हैं भी आपने अच्छी तरह से। ये इंदिरा गांधी का व्यंग चित्र बना रखा है। इंदिरा गांधी बैठी दिखाई दे रही हैं, साथ में ये लीडर्स दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लिख रखा है इस कार्टून में? अपनी लोकप्रियता के उफान, यानी इसकी लोकप्रियता उन दिनों बहुत ज़्यादा चढ़ रही थी। 1970 के दशक के शुरुआती दिनों में इंदिरा गांधी को कैबिनेट की अध्यक्षता करते हुए दिखाया गया है। क्या आपको लगता है कि उनके बाद किसी प्रधानमंत्री को इसी आकार या रूप में दिखाते हुए कार्टून बनाया जा सकता है? तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। चलो ये और कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि नियमित रूप से मिलकर इस बात पर चर्चा करना मंत्रियों के लिए व्यवहारिक नहीं, ठीक हो नहीं सकती। नियमित रेगुलरली मंत्रियों का मिलना और किसी विषय पर चर्चा करना ये संभव नहीं है। इसलिए फैसले कैबिनेट की बैठकों में किए जाते हैं। अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को इसी कारण से सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। कोई भी मंत्री खुले आम सरकार के फैसले की आलोचना नहीं कर सकता, भले ही कोई फैसला किसी अन्य विभाग या मंत्रालय का क्यों न हो। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया करवाते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। इसमें वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो आज यहाँ तक भी ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के अधिकार, फिर राष्ट्रपति है और फिर न्यायपालिका। तो अभी 2 दिन का और बचा हुआ मेरे हिसाब से, तो फिर मैं इसके प्रश्न भेजूँगा आपके पास। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू लिसनिंग मी।